In this video, we discuss detailed characters analysis of the play The Dreamers, written by Jack Leonard Davis. The first character of the play is Vuru is an old Aboriginal man. जो बेसिक टर्म्स हैं, एबोरिजिनल क्या है, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कौन होते हैं, नूंगर क्या है, ये कि मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताई हुई हैं। वुरू को हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो इसके कैरेक्टर की जो सबसे पहली फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये एक ओल्ड एबोरिजिनल मैन है। सो एबोरिजिनल एक ऑस्ट्रेलियन लोग हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी के तौर पे कंसिडर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वुरू को प्ले में एक एल्डरली मेंबर ऑफ द एबोरिजिनल कम्युनिटी के तौर पे दिखाया गया है। एक बुजुर्ग है, एक बड़ा बंदा है और उसकी उम्र बताती है कि उसके पास एक खजाना है एक्सपीरियंसेस का, तजर्बात का, और उसके जो कनेक्शंस हैं वो अपने ट्रेडिशन के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ और अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और ये एक बुजुर्ग बूढ़ा एबोरिजिनल मैन है, आदमी है, जो कि एक सिंबॉलिक फिगर भी है इस प्ले में, और वो सिंबलाइज कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है विजडम को, ट्रेडिशंस को और कल्चरल हेरिटेज को एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए। तो एज के साथ जो एक सेंस है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, इंसाइट है, परसेप्शन है, आस्टूटनेस है, इंटेलिजेंस है, या एक्यूमेन है एक बंदे का, वो डेवलप होता है। तो बेसिकली इसकी बुजुर्गी में, इसकी उम्र की ज्यादा होने में तजर्बा दिखाया गया है, एक्सपीरियंस दिखाया गया है, और ट्रेडिशंस और हेरिटेज का कि उसने अपनी एक लंबी जिंदगी के अंदर कितनी बहारें और कितनी खजाएं देखी हैं। तो उन सब का तजर्बा, सब दुख, परेशानियां, मुसीबतें, स्पेशली जो एबोरिजिनल लोगों ने झेली हैं हिस्ट्री में, उनका ये चश्मदीद गवाह है और वो इसके साथ भी गुजरी हैं। तो वुरू बेसिकली एक सिंबॉलिक के तौर पर भी लिया जा रहा है एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए। तो इसका जो कैरेक्टर है उसमें रेजिलियंस है और वो इंडिजिनस पीपल जो हैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो इसकी जो रेजिलियंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी है और उसकी एक टुवर्ड्स लैंड और टुवर्ड्स कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए इसके अंदर एक स्पिरिट है, एक जज्बा है। हम इस कैरेक्टर को इसके रिलेशंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। सो वुरू को प्ले में डिस्क्राइब किया गया है कि वो डॉली नामी एक खातून का अंकल है और ये फैमिली कनेक्शन है जो प्ले में उसका नजर आ रहा है। और ये जो रिलेशनशिप है इसका, वो एक इमोशनल डेप्थ कैरेक्टर के अंदर शामिल करता है, और जो फैमिली के साथ उसका कनेक्शन है या फैमिली टाइज हैं या फैमिली का एक आपस में बंधन है, वो भी प्ले के अंदर एबोरिजिनल कल्चर की एक सिग्निफिकेंट फीचर के तौर पे प्ले में हमें नजर आता है कि किस तरह ये लोग आपस में रिश्तेदारियों में रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक में रहते हैं। तो वुरू डॉली का अंकल है। ये कहानी में आप ज़हन में रखेंगे तो आपको आगे काम आएगा। एक और कॉन्टेक्स्ट है, वो है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो उसकी एज को अगर हम देखें तो वुरू जो है, इसने अपनी एबोरिजिनल ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो हैं उनको देखा है और उनको प्रिजर्व किया हुआ है। यानी कि ये इसके सीने में वो चीजें दफन हुई हुई हैं और इससे कोई पूछे तो उसको कोई बुक या कोई चीज देखने के लिए या किसी चीज को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अपने आप में एक प्रिजर्वर है, संभाला हुआ है इसने। एबोरिजिनल ट्रेडिशन और कस्टम्स की लाइब्रेरी है वुरू खुद। उसका जो कैरेक्टर है ये एम्फसाइज करता है कि जो कल्चरल नॉलेज है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए, पास होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है उसके मुताबिक। और ओवरऑल जो कल्चरल कंटिन्यूटी की थीम है वो वुरू के कैरेक्टर से हमें नजर आती है कि ये अपनी एबोरिजिनल कम्युनिटी की और एबोरिजिनल पीपल की जो ट्रेडिशन है और जो उनका कल्चर है उसको ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहता है। जो टोन है इस प्ले की वो एलोजिक है, एक मोर्नफुल है, सैड है, मेलंकलिक है, एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग उसमें आती है, लेमेंटिंग है इसकी ना, चीयरफुल नहीं है। तो ये हम नोट कर सकते हैं कि थ्रू आउट द प्ले जो टोन है उसमें एक सैड सा एक एलिमेंट है, एक बुझी बुझी, एक मेलंकलिक किस्म की टोन है जिसके अंदर परेशानी है, एक आसूदगी सी है, एक सरासीनगी सी है। सो ये रिफ्लेक्ट करती है ट्राइबल पास्ट को कि इनके जो कबीले का पास्ट है वो कोई अच्छा नहीं रहा और उन्होंने बहुत मुश्किलें और परेशानियां झेली हैं जो कि इस कैरेक्टर की इतनी उम्र में हड्डियों में और खून में और जिस्म में रच बस गई हैं कि इसके चेहरे और इसके जिस्म से ही वो एक आसूदगी और एक परेशानी और एक टेंशन नजर आती है। सो वुरू का जो कैरेक्टर है एक बुजुर्ग आदमी है और इसने प्ले में ये कंट्रीब्यूट किया है और एम्बॉडी किया है एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया कि जो रिग्रेटफुल एक फीलिंग होती है पास्ट की, जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ होता और आप उसको याद करते हैं और आपके दिल में रिग्रेट आते हैं,
तो वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि जो बायगॉन एरा है, जो टाइम गुजर चुका है, उसकी यादें इसके जिस्म का हिस्सा बनी हुई हैं और जो उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट होती हैं और वो प्ले के अंदर एक मेलंकलिक, एक आसूदगी और एक परेशानी की टोन को कायम रखती हैं। सोशल कमेंट्री है ये। जैक डेविस जो है, इन्होंने द ड्रीमर्स जो लिखा है तो एक पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, स्पेशली एबोरिजिनल लोगों की, और ये एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लोगों की जिंदगी में, कि जो कुछ पास्ट में उन्होंने बर्दाश्त किया है वो भी चेंज होना चाहिए। जिस तरह के इन्होंने स्टोलन जनरेशन वाला जो मैंने पहले जिक्र किया था इनके इंट्रोडक्शन में, कि जो बच्चे थे जिनको पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता था, और ये एक बाकायदा कानून बना हुआ था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एपार्टाइड की तरह, तो मींस बहुत ही जुल्म बर्दाश्त किया इन लोगों ने। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हुई हैं, कस्टोडियन किलिंग्स जो हुई हैं, ये पूरा इनकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बयान किया है, वो आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। सो वुरु का कैरेक्टर जो है ये अगेन सर्व करता है और कन्वे करता है सोशल कमेंट्री और चैलेंजेस जो इंडिजिनस कम्युनिटीज जो हैं, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, वो जो फेस कर रहे हैं, वो इसने बयान किए हैं अपनी कहानी में वुरु के कैरेक्टर के थ्रू। सो एक पॉसिबली स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट भी है इसके अंदर, एक पॉसिबिलिटी है उसमें कि ओल्ड कैरेक्टर है और एबोरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये जो मेटाफिजिकल एलिमेंट होते हैं या जिनमें एक होलीनेस होती है, एक रिलीजियसनेस होती है, एक डिवोटेडनेस होती है, द एलिमेंट ऑफ पिटी एंड अनवर्डलीनेस एंड सैंक्टिटी एंड मिस्टिसिज्म, ये एलिमेंट जो है इसके कैरेक्टर से हमें एसोसिएट होता नजर आता है। क्योंकि बुजुर्ग है तो बुजुर्ग वैसे भी मतलब जिस तरह उनका एहतराम और अदब बढ़ जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट, तो इनका कैरेक्टर जो है इसको स्पिरिचुअल बिलीफ से भी लिंक किया जा सकता है और उन प्रैक्टिसेस से, और एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर ये एक और डेप्थ ऐड करता है कि जो बुजुर्ग होते हैं तो उनके पास और तो कुछ करने को इस तरह की एक्टिविटी होती नहीं, तो उनका टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटीज, ये वो भी अपनी मौत सामने देख रहे होते हैं, तो जिंदगी के बाद की जो मौत के बाद की जो जिंदगी है, या अपनी जो एक सुप्रीम डीटी या जो अल्लाह या खुदा या जो भी आपका रिलीजन है, उसकी जो भी सुप्रीम पावर है, उसकी जो आपका बिलीफ है, उसकी जो आप इबादत में टाइम गुजारते हैं, आप प्रेयर्स में जो टाइम गुजारते हैं, उसका एलिमेंट हम उसको एक स्पिरिचुअल एलिमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉली। तो डॉली जो है इसको हम फैमिली कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली ये एक नीस, वुरु की नीस है, भांजी है उसकी ना। मैं अक्सर कंफ्यूज कर जाता हूँ भांजी भतीजी, लेकिन मीन्स वुरु जो है उनकी ये नीस है। तो ये एक फेमिलियल रिलेशनशिप विद इन द प्ले है, एक खानदानी ताल्लुक है इनका, और ये रिलेशनशिप जो है ये प्ले के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल करता है और शेप करता है कैरेक्टर को। जो डॉली है उसके कैरेक्टर को ये रिलेशनशिप शेप करता है, और जो इंटरेक्शन है फैमिली मेंबर्स के साथ, उसमें भी इसका वुरु की नीस होने का जो रिलेशन है वो हमें रिफ्लेक्ट होता नजर आता है। एक मेटरनल रोल है इस खातून का, माँ का जो इसने किरदार अदा किया है, तो उस मेटरनल रोल में ये मीना की माँ है, शेन की माँ है और पीटर की माँ है। सो 3 लोग हैं जिनकी ये माँ है, उन कैरेक्टर्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि ये जो कैरेक्टर है ये भी डीपली इन्वॉल्व है डायनेमिक्स में, जो एबोरिजिनल फैमिली है, और ये पोर्ट्रे कर रहे हैं प्ले के अंदर डिफरेंट फैमिली रोल्स जो आपस में एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेडनेस का एलिमेंट है। ये प्ले बेसिकली इस फैमिली की 6 महीने की रुदात सुनाता है। ये आगे जब इसकी समरी हम पढ़ेंगे और जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनी है उससे अगर आप थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे तो एक 6 मंथ का इस फैमिली के ऊपर जो टाइम गुजरा है, और उसमें जो वुरु के और जो इससे रिलेटेड कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस हैं उनको इस प्ले में डाला गया। नेक्स्ट जो डॉली है उनका एक रोल है एवरीडे स्ट्रगल, एक कोशिश है, एक हलचल है इसकी जिंदगी के अंदर और सुकून नहीं है। तो ये वॉलेज फैमिली से ताल्लुक रखते हैं ये सारे लोग, और जो डॉली है इसका जो कैरेक्टर है वो एंगेज होता है और पूरी स्टोरी में रोजाना की जो जिंदगी है सुबह से शाम तक के मामलातों को नेविगेट करता है, चलाता है। और ये प्ले ये भी एक्सप्लोर करता है कि एज ए फैमिली मेंबर और एक खातून होने के नाते वो कितनी स्ट्रगल करती है और कितनी कोशिश करती है, और इट शेड लाइट्स ऑन द इश्यूज सच एज कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि हमने कल्चर को बचा के रखना है, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, और जो सोशियो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं कि सोसाइटी में सर्वाइव करना है और अपने घर की एक आप समझ लें इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको पूरा करने को भी लेके चलना है, ये उसके आसपास घूमता है। सो आइडेंटिटी और प्रिजर्वेशन का एलिमेंट जो है, ये जितने भी लोग जो होते हैं मार्जिनलाइज्ड होते हैं, या जिनको किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है या किसी भी किस्म के प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में, तो ये उनके अंदर एक किस्म की बिल्ट इन फीचर हो जाता है कि वो जो कुछ होते हैं उनके जो और अपने आप में वो खुद को मेंटेन करवाने की कोशिश और जद्दोजहद में रहते हैं कि हमारा तशख्खुस, हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे, कायम रहे, और हमारा कल्चर जो है वो भी कायम रहे। तो सिंबल ऑफ रेजिलियंस है ये खातून,
सो डॉलीज कैरेक्टर जो है ये रेजिलियंस, स्ट्रेंथ ऑफ एबोरिजिनल वुमेन के तौर पे बयान कर रहा है कि वो 3 बच्चों की माँ है और किस तरह वो मसाइल की और एडवर्सिटीज को फेस कर रही है और स्ट्राइव कर रही है, कोशिश कर रही है, लगी हुई है, भाग दौड़ कर रही है, फैमिली की केयर कर रही है, और उसके एक्सपीरियंस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि सर्वाइवल और एडेप्टेशन की जो थीम है, मीन्स कि वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और जो माहौल बन रहा है आसपास उनके, उसके हिसाब से अडेप्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को तब्दील भी कर रहे हैं। So next, connection to the Aboriginal heritage. So cultural context में इस प्ले के अंदर डॉली जो है इसको इस तरह से भी पोर्ट्रे किया जा सकता है कि उसकी जो डेडिकेटेड किस्म की एक लाइफ है जिसमें वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रही है और एबोरिजिनल कल्चर खुद से अपने बच्चों में शिफ्ट कर रही है, वो इसकी कंटिन्यूटी ऑफ हेरिटेज को इसके कैरेक्टर के अंदर सिंबलाइज करता है। क्योंकि ये खुद कैरेक्टर और अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड है, तो ये अपने बच्चों में भी अपना कल्चर शिफ्ट कर रही है, और जो गुरु भी यही चाहता है एज ए एल्डर फैमिली मेंबर के हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनमें एबोरिजिनलिटी का एलिमेंट चलता रहे। सो चैलेंजेस और सेक्रीफाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एज ए फीमेल कैरेक्टर जितने इसने मसाइल फेस किए हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी में होने के साथ, नेट पे भी आप देख सकते हैं, और जो इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो तमाम मसाइल, वो तमाम स्ट्रगल्स, सेक्रीफाइसेस, उसके बावजूद सोसाइटी में ये खुद को सर्वाइव भी करवा रहे हैं, अपना जो एक दिन की एक तमाम मामलात हैं वो भी निभा रहे हैं और प्रिजर्व भी कर रहे हैं अपने कल्चर को, और साथ साथ तमाम सफरिंग्स में खुद को एज एन एबोरिजिनल कम्युनिटी मेंटेन भी करवाया हुआ है। एक इमोशनल रेजोनेंस भी है इसके कैरेक्टर के अंदर, और उसको हम इस एंगल से देख सकते हैं कि डॉली का जो कैरेक्टर है उसमें थ्रू आउट एक इमोशनल जर्नी है। खवातीन वैसे भी इमोशनल होती हैं, फिर ये एक माँ है तो इसकी जो लेवल ऑफ इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हैं वो और ज्यादा है, और ये एक फोकल पॉइंट है प्ले के अंदर। और ये कैरेक्टर जो है इसकी थ्रू आउट द प्ले डेवलपमेंट भी दिखाई गई है, और उसके कैरेक्टर में इमोशंस के, रेजिलियंस के और कॉम्प्लेक्सिटीज के और एक फैमिली यूनिट में इसके रोल की डिफरेंट लेयर्स दिखाई गई हैं। यानी कि ये एक कैरेक्टर, लेकिन ये मुख्तलिफ रोल्स के अंदर, मतलब भांजी के रोल में, माँ के रोल में, बीवी के रोल में, घर को चलाने वाले के रोल में, ढेर सारे रोल में ये दिखा रही है, उसने सारी फैमिली को कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो इंटरेक्शन विद अदर कैरेक्टर्स, तो इसका जो अदर लोगों के साथ है, तो गुरु की ये नीस है, और ये एक कैरेक्टर में डेप्थ शामिल करती है कि ये नीस है और उन्होंने अपने बुजुर्ग का भी ख्याल रख रही है और उसके साथ भी एज ए फैमिली ये सर्वाइव कर रही है, मीन्स के एक कनेक्ट है अपनी एल्डर जनरेशन के साथ। फिर इसकी एक इंटरजेनरेशनल डायनामिक्स भी है कि नीचे इसके बच्चे हैं, ऊपर वो बुजुर्ग है, तो दरमियान में ये मतलब एक ऐसी जनरेशन है, तो दोनों जनरेशन के दरमियान एक टग ऑफ वार है जिसमें एक फैमिली बॉन्ड को और एक शेयर्ड हेरिटेज को ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं, और ओवरऑल लाइफ जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। एक ऑडियंस की परसेप्शन बनती है इसके बारे में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके कैरेक्टर को डिस्कस करें तो एज एन ऑडियंस, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे दिल में उसके लिए प्यार जागता है, मोहब्बत जागती है, एक एम्पैथी जागती है, एक रहमदिली का आंसर आता है, ये मैं चाहता हूं कि मैं होता तो मैं उसकी हेल्प कर रहा होता, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा होता, या किसी भी तरीके से मैं उसको हेल्प करता। तो एज एन ऑडियंस जब हम इसको देखते हैं तो हमारे दिल में इसके लिए एक नरम गोशा पैदा होता है, एक एलिमेंट ऑफ सॉफ्टनेस और एक टचिंग सी फीलिंग आती है। सो इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको अगर ह्यूमनाइज करके हम थोड़ा सा प्ले में रेगुलेट करने की कोशिश करें तो ये एक लाइफ की रियलिटीज जो हैं, जो एबोरिजिनल फैमिलीज फेस कर रही हैं, उनको एलिमिनेट करती है, हम तक पहुंचाती है। अगेन सोशल कमेंट्री भी है इसका कैरेक्टर, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है एबोरिजिनल वुमेन, ये एक फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रही है एबोरिजिनल वुमेन को। तो प्ले में इसका जो सोसाइटल रोल है, उसके चैलेंजेस, उसके कंट्रीब्यूशंस, और एज एन इंडिजिनस वुमेन, एक लोकल वुमेन होने का जो उसका एक नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर एक सोशल कमेंट्री भी है कि एबोरिजिनल वुमेन कितना स्ट्रगल कर रही हैं और कितनी सफरिंग से गुजर रही हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर ऑफ मीना। इट इज शी इज अ 14 years old गर्ल। एज एंड आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें कि इसकी मेंटल ग्रोथ क्या है या इसका रिएक्शन क्या है, 14 साल का बच्चा या बच्ची जो होती है वो किस तरह बिहेव करती है, तो ये एक एबोरिजिनल गर्ल है जो ये गर्ल जो है, ये लड़की उस माहौल के अंदर, उस डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो शेप कर रही है उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके पर्सपेक्टिव्स को, उसके इंटरेक्शंस को प्ले के अंदर। तो हमने इस प्ले को जब भी देखना है तो इसको मीना कैरेक्टर में नहीं देखना, इसको हमने देखना है कि ये 14 साल की लड़की है, तो मीन्स कि एक चिड़िया दुनिया को चिड़िया की नजर से देखती है और एक बाज दुनिया को बाज की नजर से देखता है। तो मीन्स कि एक बड़ा गुरु का कैरेक्टर है, वो सोसाइटी की डेप्थ को जो समझेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डिफरेंट है।
डॉली जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है वो डिफरेंट है, मीना अपनी उम्र के हिसाब से जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है वो डिफरेंट है। सो कमिंग ऑफ एज थीम है इसके अंदर। सो मीना जो है एक अर्ली टीन्स में है और ये कमिंग ऑफ एज जर्नी थ्रू आउट द प्ले के मीन्स इस जो ये अपनी वालदा को देख रही है तो ये मीन्स थोड़ा सा हम फोरसी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसने भी उसी ही रोल में होना है और उसी तरह चक्की में पिस रहा होगा। और उसका कैरेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट से हम चैलेंजेस, डिस्कवरीज और ट्रांजिशंस और ये जो एक एडोलेसेंसी है पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट एबोरिजिनल फैमिली के अंदर हम फील कर सकते हैं कि एक फैमिली जो इतनी मतलब प्रॉब्लम्स में है तो उसमें यूथ या प्यूबर्टी के एज में या टीनेजर्स जो हैं वो किन मसाइल का शिकार होंगे, हम वो मीना के कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक कल्चरल कनेक्शन का जो थीम है वो कनेक्टेड है जिस तरह के इनकी माँ डॉली इन तक वो शिफ्ट करना चाह रही है कल्चर, तो वॉलेज फैमिली जो है मीना उसको सिंबलाइज कर रही है कि ये वो यंगर जनरेशन है जो प्रिजर्व करेगी और कंटिन्यू करेगी एबोरिजिनल कल्चरल हेरिटेज को जैसे जैसे बड़े होगी। तो एक जनरेशन दुनिया से जा रही है गुरु की शक्ल में और मीना की शक्ल में एक नई जनरेशन तैयार हो रही है। तो उसका जो कैरेक्टर है वो ग्रैपल करता है, पकड़ता है बड़ा, और क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनसे डील करता है थ्रू आउट द प्ले। सो एजुकेशनल एस्पिरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस कैरेक्टर को देख सकते हैं कि इसके जो मोटिव हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी जो एस्पिरेशन है, एम्बिशंस हैं, इसके गोल्स हैं, इसके जो इसने टारगेट सेट किए हुए हैं, गिवन सेटिंग और गिवन टाइम पीरियड में मीना का कैरेक्टर जो है उसको चैलेंजेस फेस आ रहे हैं तालीम हासिल करने में, क्योंकि कोई अच्छे हालात नहीं है एबोरिजिनल्स के लिए। सो जो प्ले है इसके अंदर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी कैन डेल्व इनटू दी सिस्टमैटिक बैरियर्स एंड लिमिटेशंस दैट एबोरिजिनल चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स एनकाउंटर्ड इन एक्सेसिव एजुकेशन। सो मीन्स ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स या माइनॉरिटीज के लिए द वे जैक डेविस हैज प्रेजेंटेड के तालीम हासिल करना और स्पेशली लड़कियों के लिए मसला है। नेक्स्ट इज सिबलिंग डायनामिक्स। सो मीन्स ये जो इसके ताल्लुक है, सिबलिंग बेसिकली कहते हैं जो हमारे रिश्ते होते हैं बहुत क्लोज खूनी रिश्ते जिसमें भाई हैं, बहनें हैं, फैमिली के ताल्लुक हैं, जिसमें हमारे मतलब जीनियोलॉजिकल जीन्स जिनसे हमें ट्रांसफर हो रहे हैं उन ताल्लुकात को कहते हैं। सो मीना का जो रिलेशनशिप है अपने सिबलिंग शेन और पीटर के साथ और फैमिली की डायनामिक्स जो हैं और जो ये सिबलिंग का इंटरेक्शन है इसमें जो स्पोर्ट का एलिमेंट है, राइवलरी का एलिमेंट है और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है, मींस के एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, गुस्से भी होते हैं, जिस तरह कजन राइवलरी का एक कॉन्सेप्ट है, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं शेयर्ड किस्म की एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। सो जो फीमेल पर्सपेक्टिव है मीना के कैरेक्टर से अगर हम देखें कि मैं हूं मीना और मैं अभी देख रहा हूं दुनिया को, तो प्ले ने ये हमें बताया है कि उस 14 साल लड़की के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, एबोरिजिनल गर्ल के तौर पे वो कैसे परसीव कर रही है एज अ फीमेल पूरी कम्युनिटी को। सो ये तालीम के जो मसाइल है और इस तरह की जो बाकी चीजें और जो घर के मसाइल हैं वो जब बच्चे सोचते हैं तो बच्चे कैसे सोचते होंगे कि यार ये वालिदैन को क्या मसला है, ये क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, ये क्यों परेशान है, ये क्यों नहीं हमारी फीस स्कूल की दी जा रही है, मुझे नया बैग क्यों नहीं लेके दिया जा रहा है, या मुझे यूनिफॉर्म नहीं क्यों नहीं मिली। तो वो थोड़ा जिस तरह से परसीव करते हैं कि मतलब वालिदैन, और कुछ बच्चे इतने सियाने हो जाते हैं उम्र से पहले ही कि वो इस तरह की डिमांड्स भी नहीं करते, इसको इस तरह का एक एलिमेंट है। सो जो पर्सपेक्टिव हाईलाइट कर रहे हैं जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को हिंडर कर रहा है, तो वो ब्रॉडर एबोरिजिनल नैरेटिव के अंदर बयान किया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मीना। नेक्स्ट एक और पर्सपेक्टिव है कि सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज भी अटैच्ड है मीना के कैरेक्टर के साथ। तो इसकी जो एडवर्सिटीज है बेसिकली अगर जेब में पैसा है तो कोई मसला नहीं है। सो मीन्स अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स एंड एन एम्प्टी पर्स इज अ कर्स। इन दो चीजों को अगर हम देखें तो बिल्कुल इसी तमाम मसाइल ये है कि इफ यू आर फाइनेंशियली वेल एवरीथिंग गोज वेल ना। सो हर चीज रेजोनेट कर जाती है और फ्रीक्वेंसी उसकी मैच कर जाती है अगर आपके जेब में मीन्स के कुछ है तो। सो जो पर्सनल स्ट्रगल है और एक ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज रिफ्लेक्ट किए गए हैं एक मिनिएचर सी और एक स्मॉल स्केल वर्जन में, या एक माइक्रोकॉस्म जो दिखाया गया है मीना की सूरत में कि मीन्स उनके बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज दिखाई गई हैं कि हकीकत में वो किन किन मसाइल का सामना कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप विद डॉली, सो डॉली का जो रिलेशन है, सो मीना का रिलेशनशिप उसका माँ और बेटी का है और ये एक की एस्पेक्ट है कैरेक्टर का कि मोस्टली जो बच्चियां हैं वो अपनी वालदा से अपने कैरेक्टर को ओन करके आगे कंटिन्यू करती हैं। सो ये प्ले एक्सप्लोर कर रहा है नुएंसेस, बड़ी इंट्रिकेसीज और डेलिकेट किस्म की जो डिटेल्स बताई गई हैं मदर डॉटर बॉन्ड की, इनका आपस में जो ताल्लुक है और फिर जो थीम को सपोर्ट कर रहा है और ओवरऑल कम्युनिकेशन जो वो आपस में कर रही हैं और जो जनरेशनल डिफरेंसेस हैं या एक आप समझ लें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या आर्गुमेंट या एक रिटोरिक है जो फैमिली के अंदर, उनको भी एक
एक एज अ की फीचर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज नेविगेटिंग ड्यूअल आइडेंटिटी। सो मीना का कैरेक्टर जो है वो एक इंटरसेक्शन पे है, एबोरिजिनल आइडेंटिटी उसकी है और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस भी है। पीछे उसको खींच रही है अपनी फैमिली, आगे उसको खींच रहा है वेस्टर्न कल्चर, और उसके दरमियान लटकी हुई है मीना, और ये है डुअल आइडेंटिटी जो नेविगेट कर रही है उसके दरमियान मीना। मीन्स कि टू एंड फ्रो एक मोशन है, एक आगे वेस्टर्न कल्चर है, पीछे अपनी एबोरिजिनलिटी है और दरमियान में मीना है। सो ये जो नेविगेशन ऑफ द ड्यूअल आइडेंटिटीज है ये भी एक सेंट्रल थीम है इस कैरेक्टर की, जो कि एक टेंशन और एक हार्मनी और एक ट्रेडिशन और एक मॉडर्निटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। कि ट्रेडिशन एबोरिजिनल एंड मॉडर्निटी जो आगे वेस्टर्न कल्चर में नजर आ रहा है। सो वॉइस ऑफ द यूथ एक लास्ट फीचर के तौर पे हम डिस्कस करते हैं। मैंने कोशिश की है जितना मतलब इसमें से निकाला जा सके ना इसके कैरेक्टर में से। सो मीना का जो कैरेक्टर है ये एक रिप्रेजेंटेटिव वॉइस है, आवाज है जो डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव्स और अपने कंसर्न्स जो इसकी सोचें हैं, या जो इसकी एनेक्सिटीज हैं, ये वरीज हैं और फियर्स जो इसके हैं, जो इसकी होप है एज ए यंग जनरेशन, वो एबोरिजिनल कम्युनिटी में दिखा रही है कि हर किसी को एक अच्छा फ्यूचर सामने नजर आ रहा हो तो वो उसको दिल करता है कि वो उधर जाए। लेकिन जो एल्डर जनरेशन होती हैं वो उसको अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रखना चाहती हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जड़ें ही छोड़ देंगे फिर आप ऐसे शुतर बेमुहार बनेंगे कि वो वेस्टर्न कल्चर या किसी भी मॉडर्निटी के चक्कर में ना आप घर के रहेंगे ना आप काट के रहेंगे। तो इसको एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है, सनोबर बाग में आजाद है, पाबाए गिल भी है। यानी कि सनोबर का दरख्त जो है बहुत बड़ा दरख्त है और इतना ऊंचा दरख्त है कि तमाम दरख्तों से ऊंचा है, और वो आजाद है। जो दरख्त इधर उधर नहीं देख सकते वो अपनी ऊंचाई की वजह से इधर उधर देख सकता है, लेकिन पाबाए गिल भी है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर मट्टी के अंदर धंसी हुई हैं। इसका मतलब कि वो जमीन के अंदर उसकी जड़ें नहीं होगी तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो उसकी आजादी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली आजादी भी किसी न किसी कनेक्शन के साथ ही जुड़ी होती है। सो हर एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टू दी मल्टी जनरेशनल स्टोरी टेलिंग विद इन द प्ले। मतलब एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जिसमें एक से ज्यादा जनरेशंस का रंग रंगा हुआ है, और उसमें ख्वाहिशें हैं, होप है, कंसर्न्स हैं और पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट। नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ शेन। सो शेन इज 2 years यंगर देन मीना। सो ये एक 12 साल का एक बच्चा है। इसकी भी एज और आइडेंटिटी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मीना एक पर्सपेक्टिव से गुजर रही है। सो एक एबोरिजिनल बॉय है और एक कल्चरल बैकग्राउंड जो उसके एक्सपीरियंसेस को शेप कर रहा है और उसके प्ले के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव्स को बयान कर रहा है। बस 2 साल छोटा मीना से और उसी फेज से गुजर रहा है जिस तरह मीना गुजर रही है। इसकी चाइल्डहुड इनोसेंस जो है तो ये एक प्री एडोलेसेंट बॉय है, मींस कि एक समझदारी कभी उस तक नहीं पहुंचा ये, और एक मतलब प्यूबर्टी से पहले की स्टेज है, प्री टीन, मतलब कि एडोलेसेंट से भी प्री, एक यंग चाइल्ड लाइक एक बच्चा है। सो इसका कैरेक्टर जो है उसमें हम इनोसेंस और नेविटी देखते हैं, एक मासूमियत है और एक अनजानापन है। नेविटी एक अनजानापन या इनोसेंस बेसिकली। सो इसका एक जो वर्ल्ड व्यू है ये कैरेक्टराइज होता है बच्चे के तौर पे, मतलब वही कि ये चिड़िया की तरह दुनिया को देख रहा है। अभी इसने बाज बनना है, बाज है वुरूद और वो बाज की तरह दुनिया को देख रहा है, और ये है चिड़िया और ये चिड़िया की नजर से दुनिया को देख रही है। तो एक अगेन कॉम्प्लेक्स रियलिटीज जो हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी की, उसमें इस बच्चे को भी दिखाया गया है कि ये कैसे जी रहा है और किस तरह फेस कर रहा है चीजों को। सो अगेन सिबलिंग डायनामिक्स, इसका रिलेशनशिप जो है मीना और पीटर का ये भाई है, डॉली का ये बेटा है, और फैमिली डायनामिक्स के अंदर ये उम्र के हिसाब से छोटा भी है, इसका लाडलापन, ये इसकी डिमांड्स और ये इसके जो डिफरेंट स्पोर्टिंग एलिमेंट्स, और इसके अंदर जो एक बच्चा जो लड़ता झगड़ता रहता है और हर चीज पे अपना हक जताता है, और एक इसका जो एक मतलब के कैम्ब्रडेयर किस्म का एक फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप और एक सॉलिडेरिटी का जो एलिमेंट है वो सारा दिखाया गया है। इसकी भी एजुकेशनल एस्पिरेशंस है। सो ये शेन है, इसको भी चैलेंजेस हैं तालीम हासिल करने के लिए, और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और एक सिस्टमेटिक बैरियर है जो एबोरिजिनल चिल्ड्रन को रोकता है तालीम, और जो मतलब मेन स्ट्रीम जितनी भी फीचर्स और जितनी भी सहूलतें आम लोगों को अवेलेबल हैं वो एबोरिजिनल लोगों को उस तरह अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ये उन मसाइल का शिकार है। उसके भी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी ब्रॉडर इश्यूज, स्पेशली एजुकेशनल सिस्टम के इश्यूज हमें इस प्ले की स्टोरी में नजर आते हैं कि वो लोग ये मसाइल फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ द एबोरिजिनल हेरिटेज। सो शेन का जो कैरेक्टर है ये भी डिफरेंट किस्म की डिस्कवरिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली अपने एबोरिजिनल हेरिटेज के कैरेक्टर के बारे में एक सफर शुरू किया हुआ इसने,
और अगेन ये प्ले जो है उसकी एक यंगर जनरेशन किस तरह डिफरेंट किस्म के आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को, कल्चरल ट्रेडिशंस को और कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट को किस तरह फेस कर रही हैं, उन पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है, वो इसको समझती सोचती किस तरह है, उसकी एक मखमसे को दूर किया गया है, एक पैराडॉक्सिकल किस्म की सिचुएशन दिखाई गई है। जो प्लेफुल और क्यूरियस नेचर है कि ये खिलंडरा सा है और सवाल पूछता है और हर चीज के बारे में पुरतजस्सुस रहता है। तो इसका कैरेक्टर अगेन क्यूरियस है, अपने जो मतलब कि बहुत से बच्चों की जो इनहेरिटेड नेचर है उसके बारे में, और इसकी जो इनोसेंस है वो भी एक बहुत ही पॉइगनेंट किस्म का एक मूविंग और एक इमोशनल किस्म का हमें कंट्रास्ट देती है, और सीरियस किस्म की थीम है जो प्ले के अंदर एड्रेस की गई है, और ये हमें मोमेंट्स ऑफ लाइटनेस देती है कि जब भी प्ले में ये बच्चा आ जाता है तो पुरानी थोड़ी सीरियस किस्म की बातें भूल के थोड़ा सा प्ले चाइल्ड लाइक सिचुएशन में ये थोड़ा लाइटर मोड में चला जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस भी राइटर ने देनी होती है ना, बहुत ज्यादा सीरियस टोन फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। ओके जी, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्सिटीज। तो जो जितने भी मसाइल हैं उनका जो इम्पैक्ट है शेन को एक कमजोरी के तौर पे दिखाया गया है कि उसकी एक वल्नरेबिलिटी है कि ये जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवर्सिटीज हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी के ऊपर, और जो उनके वालिदैन और बड़े मसाइल फेस कर रहे हैं, वो वन वे और दी अदर बच्चों की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, शिफ्ट हो रहे होते हैं, और बच्चे उसका असर लेते हैं। और ये जो कैरेक्टर है इसको मीन्स के एक सोसाइटल चेंज और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये मतलब उस माइंडसेट में दिखाया गया है कि इसके अच्छे फ्यूचर के लिए सोसाइटी में एक इम्प्रूवमेंट की, एक चेंज की ज़रूरत है। पेरेंटल इन्फ्लुएंस को अगर देखें तो शेन का जो इंटरेक्शन है उसके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली उसकी माँ के साथ और उसके भाई के साथ और उसके रॉय उसके वालिद के साथ, ये उसके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक पेरेंटल फिगर जो है उनका भी हमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स उन मसाइल में अपने बच्चों को किस तरह पाल रहे हैं, किस तरह नर्चर कर रहे हैं उनको, और किस तरह उनको गाइडेंस दे रहे हैं, और अपने एबोरिजिनल फैमिली स्ट्रक्चर को किस तरह उन्हें एजुकेट कर रहे हैं और किस तरह उसमें मेंटेन करवा रहे हैं उनको तमाम मसाइल की मौजूदगी में, और बच्चे उसको किस तरह प्रोसीड कर रहे हैं। एक होप का सिंबल है। तो मैंने एक ड्रामा देखा था जिसके एंड में एक छोटा बच्चा जिसके इर्द गिर्द थीम रिवॉल्व कर रही होती है वो मर जाता है। तो बेसिकली उस राइटर ने प्रेजेंट किया है कि जो फ्यूचर है ये बच्चा ये मर गया है। तो बेसिकली बच्चे फ्यूचर हैं इस दुनिया का आने वाली, मतलब कि वे तैयार हो रहे हैं और एक नर्सरी है ना। तो इसमें शेन चूंकि छोटा है 12 साल का, तो ये एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए आने वाले 10 सालों में एक जवान और आने वाले 20 सालों में एक मैच्योर, समझदार और फिर एक बुजुर्ग शख्स के तौर पे अगर देखा जाए तो एक होप है कि ये वो लोग हैं जिनको शायद अच्छे दिन देखने नसीब हो जाएं। एक इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगेन इसकी जो रेजिलियंस है और ये जो मैसेज कन्वे करता है राइटर हमें ऑप्टिमिज्म का, एक रेजिलियंस का मैसेज हमें दे रहे हैं। और ऑप्टिमिज्म मीन्स कि एक आप चीयरफुलनेस और होपफुलनेस और एक ब्राइटर साइड और पॉजिटिव साइड जो दिखा रहे हैं हमें, वो एक पोटेंशियल पॉजिटिव चेंज की एक हमें नवीद है, ये खबर है, एक गुड न्यूज, एवरीबडी इज होपिंग। सो कल्चरल ट्रेडिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये प्ले डिपिक्ट करता है कि जो शेन की इन्वॉल्वमेंट है कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर, सेरेमनीज के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर, और उसके बाद ये जो एक इम्पॉर्टेंट किस्म का जो एक मतलब ट्रेडिशन पास कर रहा है यंगर जनरेशन को, एबोरिजिनल कल्चर कहानियों में, सेरेमनीज में और प्रैक्टिसेस में, मतलब शादियां किस तरह कर रहे हैं, रह किस तरह रहे हैं, इबादत कैसी कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल कैसा है, पकाते क्या हैं, खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, रहते कैसे हैं, ये सारी चीजें ओल्ड जनरेशन से यंग जनरेशन को ट्रांसफर हो रही है, और ये इसके कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रही है। और ओवरऑल कल्चरल प्रिजर्वेशन जो एक शिफ्ट है कल्चर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ पास ऑन जो हो रही है ट्रेडिशन और कस्टम्स, वो हमें नजर आती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ रॉय। सो ये एक पैट्रियार्च किस्म का एक वॉलेज फैमिली का मेंबर है, मतलब कि जिसे हम मेल चावनिज्म कहते हैं, एक फादर, हेड मैन और हेड ऑफ द फैमिली, और एक बड़े के तौर पे दिखाया गया इसको। फादर भी है 3 बच्चों का और हस्बैंड भी है डॉली का। राय जो है ये एक हेड ऑफ द फैमिली, वॉलेज फैमिली के तौर पे दिखाया गया, और उसका जो वालिद का रोल है और हस्बैंड का रोल है ये भी एक सेंट्रल डायनामिक्स प्ले कर रहा है फैमिली में। सो इसका जो कैरेक्टर है बेसिकली ट्रेडिशनल जेंडर रोल एबोरिजिनल फैमिली के स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरी फैमिली के अंदर मेन हेड जिससे चीजें फाइनलाइज होती हैं, डिसाइड होती हैं, और जो लीड कर रहा है फैमिली को, उस कैरेक्टर में दिखाया गया है। सो अगेन ये प्रोवाइड भी कर रहा है फैमिली को और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो रॉय का कैरेक्टर जो है ये अगेन एज ए ट्रेडिशनल मैन ये फैमिली के लिए ये रोजी रोटी भी कमा रहा है, और जितने भी मसले परेशानियां हैं उनको भी फेस कर रहा है,
اور सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में जो डिपिक्ट किया गया है प्ले में, उसमें अपनी ख्वाहिशात को मार रहा है, अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए जल रहा है, मतलब कि कतरा कतरा पिघल रहा है। और उसके जो एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है वो उसके इंटरेक्शन से जो फैमिली के मेंबर्स के साथ है वो एविडेंट है कि कितना वो कंसर्न है और कितना वो फैमिली को बिल्कुल उसने ना ऐसे ऐसे संभाला हुआ है और उनको बचा बचा के रखा हुआ है और उनका ख्याल रख रहा है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है तब जाके औलाद पलती है, तो उस कल्चर में उस पर्सपेक्टिव में हम ले सकते हैं। सो अगर हम देखें कि ये कल्चरल आइडेंटिटी को भी नेविगेट कर रहा है। सो रॉय का जो कैरेक्टर है इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट है और एबोरिजिनल आइडेंटिटी जो है उसको पकड़ा हुआ है, और उसमें ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि रॉय जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्डर जनरेशन को, और अगेन जो टेंशन है ट्रेडिशनल कल्चर के दरमियान, वैल्यूज के दरमियान, और उसके बाद जो एक वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस है उसमें किस तरह ये फैमिली को नेविगेट कर रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे से घूमता घुमाता उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करवा रहे हैं। और इसका जो एक एंसेस्ट्रल रूट्स के साथ कनेक्शन है, जो इसके बुजुर्ग या बड़े जो इसके हैं आबाओ अजदाद, उसके साथ जो इसका एक फैमिली और इनहेरिटेंस के साथ एक ताल्लुक दिखाया गया इसके कैरेक्टर का, वो भी बड़ी एक प्रिजर्व्ड किस्म की एबोरिजिनल कल्चर की हेरिटेज को ये लेके चल रहा है। और उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें एफर्ट है जो एज ए ट्रेडिशन नीचे पास हो रही है बच्चों को, कि जो लड़के हैं वो उन्होंने भी इतनी एफर्ट करनी है जितना ये बाप कर रहा है, और तमाम स्टोरीज और तमाम रिचुअल्स जो हैं एबोरिजिनल कल्चर के, तमाम राइट्स, सेरेमनीज, सर्विसेज और फॉर्मेलिटीज जो होती हैं और तमाम किस्म के कस्टम्स जो हैं एबोरिजिनल कल्चर के, वो यंगर जनरेशन में थ्रू हिम जा रहे हैं। जो हिस्टोरिकल एडवर्सिटीज हैं, जो माजी में परेशानियां रही हैं, उनका भी इम्पैक्ट है रॉय के ऊपर कि एबोरिजिनल कम्युनिटी ने कौन कौन से मसाइल बर्दाश्त किए हैं, जिंदगी और मौत की जो कश्मकश में ये रेजिलियंट रही है ये कम्युनिटी। तो एक डिस्पोजेशन है और एक डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब कुछ इसने फेस किया और उसके कैरेक्टर के अंदर है। बिल्कुल जिस तरह वुरू के अंदर एक मिलंकलिक सा हमने वो देखा कि एलजे किस्म का इफेक्ट है, इसी तरह रॉय के कैरेक्टर के अंदर भी है। और अगेन ये शो केस कर रहा है इस कैरेक्टर को कि इसने रेजिस्ट किया है, एंडोर किया है, चैलेंजेस को बर्दाश्त किया है और स्ट्राइव किया है, जीने की कोशिश की है, तड़पा है, और फिर इसने अपनी जिंदगी में रास्ता बनाया है और शादी के साथ बच्चे और ये सारी फैमिली को और एक बुजुर्ग बंदे को साथ लेके चल रहा है। तो इसका जो डॉली के साथ मैरिटल रिलेशनशिप है मियाँ बीवी के हिसाब से अगर उसको देखें तो वो भी एक मतलब कि उनके ताल्लुक से बच्चों ने एक मैसेज लेना है, और ये जो शादी का एक बॉन्ड है इनके दरमियान, एक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये भी कि दोनों ने मिल के मसाइल को बर्दाश्त किया है, शेयर्ड स्ट्रगल्स हैं और म्यूचुअल सपोर्ट है, एक दूसरे की इन्होंने हेल्प की है, एक दूसरे को सहारा दिया है, एक दूसरे की ढारस बंधाई है, एक दूसरे को हौसला दिया है, और तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं जो फैमिली ने सस्टेन की हैं, वो एक सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मियाँ बीवी के इस तल्लुक में कि एक की गैर मौजूदगी में दूसरा और दूसरे की गैर मौजूदगी में पहले ने किस तरह फैमिली को बांध के रखा है और लेके चले, और तमाम मसाइल शील्ड की तरह फेस की और अपने बच्चों को उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड लीडरशिप। तो ये जरूरी है, मीन्स कि अगर आपने लीड करना है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए और आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। सो इसका जो फैमिली के अंदर स्ट्रक्चर बनता है, तो फैमिली तक अगर लिमिट किया जाए इसके कैरेक्टर को, तो अथॉरिटी और लीडरशिप है, उसके डिसीजंस जो हैं, उसके एक्शंस जो हैं, वो फैमिली के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जो उनको फेस कर रहा है, वो पूरे मतलब इसके लीडरशिप के कैरेक्टर को एक डिसीजन मेकर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। और इसका बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है वो मीन्स के मीना, शेन और पीटर से ये जो एक पूरा पोर्ट्रेल है पेरेंटल गाइडेंस का प्ले के अंदर, और वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है तमाम मसाइल में, अपने बच्चों की किस तरह रहनुमाई कर रहा है, गाइड कर रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। और जो डायनामिक्स हैं बिटवीन रॉय एंड चिल्ड्रन ये हाईलाइट करते हैं कि जो फैमिली को रेज करना है सोशल इनजस्टिसेस के टाइम में, मार्जिनैलिटी के टाइम में, रेसिज्म के टाइम में, प्रेजुडिसेस में, कितना वो मुश्किल है। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबोरिजिनल मैन है, किस तरह के एबोरिजिनल मैन हैं जिन्होंने मसाइल बर्दाश्त किए हैं। सो एक ब्रॉडर थीम्स में अगर देखें तो इसके अंदर जो मस्कुलिनिटी है वो एबोरिजिनलिटी को शो कर रही है। सो मीन्स कि इसकी जो मेलनेस है और उसकी जो विरिलिटी है और उसकी मैनहुड जो है, मीन्स वो सोशल एक्सपेक्टेशंस और हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और तमाम कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसने रॉय को बनाया है, मीन्स के धक्के, तकलीफें और जितने भी मसाइब इसने बर्दाश्त किए हैं, उसने जिसको शेप किया है, मतलब ये जो लोहा है जो एक भट्टी में जल के कुंदन बना है,
वो एक एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर मर्द के तौर पे इसका वो रोल दिखाया गया है। सो एक नैरेटिव है सिंबोलिज्म का कि रॉय का कैरेक्टर जो है ये फंक्शन कर रहा है ओवरऑल के इसकी जो पर्सनल जर्नी है और उसने जो चैलेंजेस फेस किए हैं और जो ये डिसीजंस लेता है वो इसके तमाम एक्सपीरियंसेस को एबोरिजिनल मैन की सूरत में एक हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर एक इस तरह का फिगर बना रहे हैं कि ये भी एक सिंबोलिज्म के तौर पे लिया जाता है कि ये इस तरह की एक हेरोइक, एक फादर लाइक फिगर अगर होगी तो मीन्स की फैमिली सर्वाइव कर सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो है एली का कैरेक्टर। तो ये एक फैमिली कजन है जो फैमिली के साथ रह रहा है और ये जो कजन रिलेशनशिप है एली का ये इंट्रोड्यूस किया गया है वॉलेज फैमिली में और इसकी जो डायनेमिक्स है रिलेशनशिप की उसको एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड की गई है और इंटीमेसी की और एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया कि किस तरह एक कजन के साथ फैमिली का प्यार है कि ये उसके साथ रह रहा है। अगेन इंट्रिकेसीज जो है एक्सटेंडेड फैमिली की कि माँ बाप और बच्चों से कजन की तरफ जो उसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि जो जितने भी होते हैं ना माइनॉरिटीज ये फिर बड़े कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। सो एली की जो कंट्रीब्यूशन है और उसका जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है उसकी जो डायनेमिक्स है अगेन वो भी रिलेशनशिप की इंट्रिकेसीज और जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है उससे बियॉन्ड बात, मतलब वो जो अकेले अलग अलग रह रहे होते हैं कि मीन्स ये लोग ऐसे हैं जो एक जनरेशन, दो जनरेशन और तीन जनरेशन तक भी एक ही फैमिली, एक ही घर, एक ही किचन में एक ही जगह पे बैठ के खाना पीना कर रहे हैं और रह रहे हैं। सो एली का कैरेक्टर इस तरह दिखाया गया है कि ये दो तीन जनरेशन से एक ही घर में घूम रही हैं और नेविगेट कर रही हैं पूरे फैमिलियल कॉन्टेक्स्ट को, खानदानी पस मंजर को। सो जो शेयर्ड कल्चर बैकग्राउंड है सो सेम फैमिली से है तो ये सेम कल्चर भी शेयर करता है और ये खेलता है उनके साथ और वॉलेज फैमिली में रह रहा है और एडजस्टेड है और उसका कैरेक्टर का जो इंटरेक्शन है अदर फैमिली मेंबर्स के साथ उसके भी कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं कि एबोरिजिनल लोगों का इस तरह का कल्चर है कि वो अपने कजिन्स को भी अपने साथ एडजस्ट करते हैं, ये एक एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशन भी उसको चला सकते हैं। मतलब उनके कितने दिल खुले हैं या कितने वो ओपन माइंडेड हैं या कितने वो सपोर्टिंग हैं या कितने वो एडजस्ट करने वाले हैं। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो विद इन द फैमिली है उसमें अगर देखा जाए सो लार्जर फैमिली यूनिट में जो एली का एक छोटा कैरेक्टर है ये भी आइडेंटिटी की तलाश में है। सो इसका ये प्ले में मतलब कि एली जो एस्टेब्लिश करता है एक सेंस ऑफ सेल्फ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल हेरिटेज और एक्सटर्नल प्रेशर्स। मतलब तमाम मसाइल में ये उस फैमिली में मौजूद है और फिर इसका एक अलग से मसला है कि ये उस फैमिली में एक्सटेंडेड है, मतलब कि डायरेक्ट बेटा नहीं है, मतलब बेटी बेटे से मोहब्बत का एलिमेंट और है, फिर ये कजन है और रह रहा है साथ तो इससे डिफरेंट मामला हो जाता है। अगेन कल्चरल ट्रेडिशन और रिचुअल्स जो हैं तो एली के कैरेक्टर में जो वेलच फैमिली की कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको भी प्ले होता दिखाया गया और शोकेस किया गया है कि एक्सटेंडेड फैमिली कलेक्टिवली किस तरह डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस में एंगेज होती है और किस तरह रीइंफोर्स करती है कि एबोरिजिनल आइडेंटिटी और हेरिटेज की सर्वाइवल में इवन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर भी मर्जिन होके रह रहा है और वो तमाम काम कर रहा है जो दिन में ये भी कर रहे हैं। और सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज में एली के कैरेक्टर को भी नेविगेट करवाया गया है कि ये इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो प्ले के अंदर डिपिक्ट हुआ है और जितने भी मसाइल वो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन के, रेजिस्टेंस के और चैलेंजेस के फील कर रहे हैं, एली भी जो है वो भी उनमें रहते हुए उन तमाम मसाइल से गुजर रहा है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बाकी इसके कैरेक्टर की भी जो एस्पायरेशंस हैं उनको भी हम काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह मीना है, पीटर है, शेन है। सो ये भी उसी तरह के एक मतलब चक्कर में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पीटर का कैरेक्टर, ये 18 साल का एक बच्चा है, मीना से ये बड़ा है और शेन से भी ये बड़ा है। तो पीटर के कैरेक्टर को भी द कमिंग ऑफ एज के अभी ये टीन एज भी इसकी खत्म होने वाली है और ये वालिद का सहारा बनने वाला है और अडल्टहुड की तरफ जा रहा है और ये भी सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में गुजर रहा है और ट्रांजिशनल फेज में गुजर रहा है जिसमें बचपने से ये मेच्योरनेस की तरफ जा रहा है। और एक जो जनरेशनल डायनेमिक्स है पीटर की एज के अंदर के क्रिटिकल जंक्चर है कि ओल्ड एंड यंग के दरमियान ये भी एक लटका हुआ है कि कॉलेज फैमिली में अपने वालिद गुरु से जो शिफ्ट हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉय को और फिर वो रॉय से इमीडिएटली शिफ्ट होने वाली है पीटर को। तो इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बाकी ये एक ब्रिज कर रहा है ये और नेविगेट कर रहा है और वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस हैं इससे और इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एज एन एल्डर और यंग फैमिली मेंबर के तौर पे हैं, जवान, मतलब इसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। और अगेन जो आइडेंटिटी की एक्सप्लोरेशन है उसके बाद जो एक एजुकेशनल एस्पायरेशन है, ये सारी हेडिंग भी जो सामने आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है बेसिकली ये कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है मीना से या एली से या पीटर से, जो हमने पीछे जो कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं उनसे, ये शेन से ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है।
इसको भी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन में और जो इसकी एजुकेशनल एक्सपायरेशंस हैं उनमें जो सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं बिल्कुल उसी तरह मतलब अपॉर्चुनिटीज और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो सामना है जिस तरह के इसके दूसरे कैरेक्टर्स को है। और नेक्स्ट मतलब कि इस पे जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस है डॉली और ट्रॉय का, तो वो एक उसका व्यू और उसकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। और ये पीटर जो है ये भी गाइडेंस और एक्सपेक्टेशंस जो इसकी पेरेंट्स की हैं उनमें इसका थोड़ा असर्टिव किस्म का रोल है और ये इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहा है। ये बच्चे को जिस तरह बात कह देते हैं ये उस तरह नहीं इसको कही जाती। ये अपनी आज़ादी और अपनी इंडिविजुअलिटी विद इन द फैमिली भी और एज एन एबोरिजिनल मैन ये दोनों के दरमियान मतलब कि एज एन एक्टिविज्म भी इसको हम ले सकते हैं। और अगेन जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है एबोरिजिनल इसकी कम्युनिटी की, तो वो भी अभी प्रिजर्व होनी है थ्रू पीटर के पीटर अभी रिप्लेस करने वाला है रॉय की जिम्मेदारियों को, और इसने भी जो स्टोरीज और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस जो कंटिन्यू करेंगे एबोरिजिनल पीपल के वो थ्रू पीटर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जनरेशंस में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड दैट इज डैरेन, और ये एक वाइट बॉय है जिसका एक फैमिली के साथ कनेक्शन है, तो इसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ रेसिज्म रिफ्लेक्ट होता है कहानी में। सो डैरेन का जो कैरेक्टर है ये कल्चरल और रेशियल डायनामिक्स प्रोड्यूस करता है, और ये एक एबोरिजिनल हाउस होल्ड में सिंबलाइज कर रहा है कि ये एक इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है और जिसके अंदर पोटेंशियल क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो इंटरेक्शन है एबोरिजिनल कैरेक्टर्स का उसमें एज अ वाइट बॉय वॉलेज फैमिली में जब ये रह रहा है तो डैरेन के कैरेक्टर को जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों चीजें जो हैं वो एक इंटीग्रेटिंग एबोरिजिनल हाउस होल्ड के अंदर दिखाया गया है। और उसको एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं कि डैरेन जो है उसका रिलेशनशिप तमाम फैमिली और उसके काउंटर पार्ट्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ हिज वाइट कलर, और वी कैन से बिकॉज ऑफ हिज रेसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो एलिमेंट ऐड होते हैं। फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, सो डैरेन की जो एज है वो सजेस्ट करती है कि ये डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ मीना शेन इनके साथ एक फ्रेंडशिप का एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। और ये प्ले ये भी डिपिक्ट करता है कि इनके भी जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं और म्यूचुअल इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है और कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं और ये जो एक दूसरे को मतलब कि मुख्तलिफ इंस्टेंसेस के ऊपर एक्नॉलेज भी करते हैं और एड्रेस भी करते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ इनकी कंटिन्यू हो रही है। सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डैरेन का कैरेक्टर है उसका अगर इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो उसकी सर्कमस्टेंसेस बहुत ही ब्रॉड है और इसका जो एटीट्यूड है प्रिवेलिंग एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर उसमें डैरेन रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट किस्म की क्वेश्चंस जो डायनामिक्स से रिलेटेड बन रहे हैं, मींस कि स्पेशली जिसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस भी है और उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी है, प्लस जो एक प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर है उसका एलिमेंट है। ये भी 12 साल का बच्चा ना डैरेन भी, और इसके कैरेक्टर के अंदर भी बिल्कुल जो हमने पहले एक कैरेक्टर 12 साल का देखा शेन के कैरेक्टर की तरह डैरेन के कैरेक्टर में भी इनोसेंस भी है, नेविटी भी है, मासूमियत भी है और बचगानापन भी है, अनजानापन भी है। और ये प्ले इस कैरेक्टर से हमें ये बताता है कि इसकी जो एक आउटलुक है वो अनफिल्टर्ड है, मतलब वो समझ नहीं पाता या वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं और अडल्ट लोग जो हैं जो बड़े लोग हैं वो किन किन मसाइल का शिकार हैं। लर्निंग एंड अनलर्निंग बाइसेस, बाइसेस बेसिकली फेवरेटिज्म या प्रेजुडिस के तौर पे ही हम ले सकते हैं इसको। ये एक अनफेयरनेस का एलिमेंट। सो डैरेन का कैरेक्टर लर्निंग और अनलर्निंग के जो प्रोसेस है उसमें इसको बाइसनेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता है उसमें स्टीरियोटाइप्स हैं और मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो एबोरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में और कल्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस प्ले में डैरेन के कैरेक्टर की जो एक्सप्लेनेशन हुई है और जो उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई है और जो उसकी इनसाइट दिखाई गई है और उसके जो परसीव नोशंस दिखाए गए हैं कि वो म्यूजिक फिक्स्ड किस्म के और डिफाइंड किस्म के और प्री डिटरमिन्ड सेट नोशंस हैं उसके टुवर्ड्स लर्निंग और लर्निंग बाइस, और जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं एबोरिजिनल कम्युनिटी के और जो उसकी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड एक प्री कंसीव्ड है। वॉलेज फैमिली में डैरेन जो है ये एक सिंबल ऑफ यूनिटी भी है। क्रॉस कल्चरल यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग वॉलेज फैमिली में या एबोरिजिनल कम्युनिटी में इतनी है कि उन्होंने एली को भी अकोमोडेट किया हुआ है जो कजन है, और डैरेन जो एक वाइट बॉय है उसको भी अकोमोडेट किया हुआ है, और उनकी टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। और ये फ्रेंडशिप का एलिमेंट और ह्यूमैनिटी और एक कल्चरल डिफरेंसेस के बावजूद जो एक्सेप्टेंस है वो है इस फैमिली के अंदर, और ये एक बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट है। और पेरेंटल इन्फ्लुएंस और गाइडेंस के पर्सपेक्टिव में देखें
तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो डैरेन की अपब्रिंगिंग है उसके अंदर भी वैल्यूज इंस्टिल्ड है, भर दी गई हैं, मतलब कि कूट कूट कर भरी हुई हैं। और जो इसका इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ है एज एन एबोरिजिनल फैमिली वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और इसको जो पेरेंटल गाइडेंस है वो उसके एटीट्यूड को भी शेप कर रही है, बिहेवियर को भी शेप कर रही है, और मल्टी कल्चरल सेटिंग के अंदर ये बच्चा जो है बड़ा हो रहा है। फैमिली डायनामिक्स में डैरेन का कैरेक्टर जो है ये चूंकि एबोरिजिनल कम्युनिटी के अंदर एक आउटसाइड का पर्सपेक्टिव बता रहा है कि फैमिली का मेंबर नहीं है लेकिन बाहर से है और एडजस्ट हुआ है, तो हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसकी प्रेजेंस जो है उससे वॉलेज फैमिली के अंदर एक रिलेशनशिप जो है उसको या उसका वाइस वर्सा, दोनों चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसके होने और ना होने से फैमिली डायनेमिक्स का जो रोल है वो किस तरह डिफरेंट हो सकता है। और एक नैरेटिव फंक्शन डेवलप होता है डैरेन के कैरेक्टर से, और वो ये है कि ये प्लॉट को इन्फ्लुएंस करता है और थीम की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और थीम को एक्सप्लोर करने के एंगल्स को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके जो डैरेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं और उसके जो रिलेशनशिप है ओवरऑल एक मैसेज और एक कंट्रीब्यूट करता है प्ले के बारे में कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो यूनिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो वॉलेज फैमिली के अंदर और एबोरिजिनल फैमिली के अंदर और लोगों को एडजस्ट करने की और घुल मिल जाने की जो सलाहियत है वो इनकी बहुत ज्यादा है। सो दिस वाज अबाउट डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द प्ले द ड्रीमर्स बाय जैक लियोनार्ड। बाकी इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है राइटर की, उनके कामों की, और जो एबोरिजिनल पीपल हैं इनकी, प्लस इनकी जो आगे थीम्स हैं और उसकी जो समरी है उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो जब आप कनेक्ट करके इन तमाम चीज़ों को सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पर्सपेक्टिव इसका क्लियर होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।